राइट। आज का सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कुछ ऐसे इश्यूज जो कि हमारे जीवन में होते हैं, अननोइंगली हम उससे लड़ रहे होते हैं बट वो रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, जिनको हम बोलते हैं फूड इंटॉलरेंसेस। जिनको हम बोलते हैं फूड इंटॉलरेंसेस। दीपा जी, स्वागत है आपका। गुड टू सी यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। फूड इंटॉलरेंस जैसे सर हमारी कर बॉडी रहे में कई प्रकार से। सॉरी। हैं? मैं वीडियो ऑफ करी हूँ क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ सर। जी जी जी, वी कैन अंडरस्टैंड। राइट। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे वस्तुएं जो कि हमारी बॉडी में टॉलरेट नहीं होते और या जिसका सेंसिटिविटी लेवल बहुत हाई होता है, जैसे ग्लूटेन। ग्लूटेन जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? गेहूं से। व्हीट, बार्ले, राई, इनके अंदर ग्लूटेन होता है। राइट। लैक्टोज, प्राइमरी सोर्स इज शुगर, सॉरी, मिल्क। मिल्क। मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है जो कि शुगर फॉर्मेट होता है। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। कैफीन इन सेंसिटिविटी। कैफीन ज्यादातर केसेस के अंदर टी, कॉफी के अंदर पाई जाती है, चॉकलेट भी पाई जाती है। एंड कैफीन जो है हमारी को एंजाइटी एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिसऑर्डर का एक बड़ा कारक है। एंड कैफीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, शिखा जी, व्हेन यू डू एन इमोशनल हीलिंग। सॉल्ट सेंसिटिविटी लेवल। सॉल्ट तो काफी चीजों में मिलता है, आपको पता है। एंड प्रोसेस्ड फूड इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉल्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डीप में बात करते हैं। जब हम ग्लूटेन की बात करते हैं तो ग्लूटेन हमारे को मोटे तौर पे जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है व्हीट, बार्ले, राइस से। इट्स ए काइंड ऑफ अ प्रोटीन। इट्स काइंड ऑफ अ प्रोटीन जो कि हमें सोर्स मिलता है ना। ग्लूटेन अगर ज्यादा होता है, मतलब जिसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, उसको सिम्टम्स नॉर्मली कैसे होते हैं? ब्लोटिंग बहुत होती है उसको, फैटीग, abdominal पेन, स्किन पे रैशेस। अब ये ऐसी चीजें, ये बहुत सारे कारकों से होते हैं जो पता नहीं चलते। नहीं, सिस्टर को है। अच्छा, सिस्टर को है। देखिए, इसमें कई कारक होते हैं, जब आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, जब तक आप इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्टिंग नहीं कराएंगे, ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। अभी ग्लूटेन इंटॉलरेंस के कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म में क्या आते हैं? व्हाई आई एम सेइंग लॉन्ग टर्म। जितने भी इंटॉलरेंस एंड सेंसिटिविटी लेवल के इश्यूज होते हैं ना, ये नॉर्मली जाके लंबे समय में ट्रिगर होते हैं, और एक बार ट्रिगर हो जाते हैं तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। शिल्पा जी, धन्यवाद ज्वाइनिंग के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो हम बात कर रहे हैं इंटॉलरेंस लेवल पे, ग्लूटेन इंटॉलरेंस लेवल। ना, ये कॉम्प्लिकेशन कैसे देते हैं? बड़े ही ऐसे कॉम्प्लिकेशन देते हैं जो कि आप नॉर्मली इसको रिलेट नहीं कर पाते। जैसे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इन दी गट, जैसे न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड कैंसर की रिस्क की संभावनाएं बढ़ा देना। और ये ऐसी चीजें जो हम नॉर्मली इसको हल्के में ले जाते हैं कि खाना तो चावल, गेहूं तो हमारे हमारे भारत का मुख्य इंग्रेडिएंट है, और दुनिया गेहूं खाती है, हम भी तो गेहूं खाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या गलत है? यस, इसमें कोई गलत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये गेहूं हर एक के लिए नहीं बनता। पता कैसे चलेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे आज की क्लास में। अब शेखर जी, माइक ऑफ रखें प्लीज। जी, चपाती, नान, पराठा, जितनी भी चीजें व्हीट की बनी है, जितनी भी चीजें व्हीट से बनती हैं, एंड हमारा मोस्ट ऑफ दी 90% हमारा फूड मटेरियल व्हीट से बनता है। जो भी हम खाते हैं सब व्हीट से बनता है। जितना भी हम
पैक्ड मटेरियल लेके आते हैं, उसमें वीट होता है, उसमें बार्ले, कई प्रकार के सूप में और ब्रिवेजेस में भी डलता है। ठीक। अभी जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, द अल्टरनेटिव इज दे स्विच टू द जवार रोटी, बाजरा रोटी, राइस, स्विच टू ग्लूटेन फ्री मटेरियल लाइक बेसन हो ग्लूटेन फ्री, स्विच टू ब्राउन राइस, मिलेट्स, ग्लूटेन फ्री। ये लेबलिंग देखनी पड़ती है। बड़ा आसान है इस बात को समझना, बोलना कि ग्लूटेन हमारे को इंटॉलरेंस है, लेकिन ग्लूटेन इंटॉलरेंस जिसको होता है ना, उसको पता नहीं चलता और उसकी बैंड बच जाती है। अब वो कहाँ से दिक्कत हो रही है ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। डॉक्टर भी इलाज करके परेशान हो जाते हैं जब तक हम स्पेसिफिक टेस्ट नहीं करवाएं, और इस टेस्ट को बोलते हैं जेनेटिक टेस्ट। ग्लूटेन जो हमारे को मिलता है इंटॉलरेंस, वो हमें जेनेटिक्स से मिलता है। जेनेटिक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, हल्का सा समझ लेते हैं। जेनेटिक्स डीएनए बेसिकली, और डीएनए कैसे? डीएनए जो हमारे को हमारे माँ बाप से कंसीविंग के टाइम पे प्राप्त हुए जीन्स, मोस्ट ऑफ द टाइम तो सिस्टम डिजाइन ऐसा है कि अपने आप को जब ये जेनेटिकल बनता है, मतलब इन द सेंस कंसीविंग का प्रोसेस होता है, एग्स एंड स्पर्म्स मिलते हैं, एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक्स जो है नए आते हैं। लेकिन कुछ जेनेटिक्स नए मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ दी टैग्स जो होते हैं वो इरेज हो जाते हैं, दैट गेट रीप्रोग्राम फॉर ए न्यू लाइफ। बट कुछ उसमें से स्केप रूट से निकल जाते हैं, एंड जो स्केप रूट से निकल जाते हैं दैट इज जीन्स, दैट इज जीन्स। इसलिए सारी चीजें हमारे में 100% हमारे माँ बाप की नहीं आती, क्योंकि रीप्रोग्रामिंग की स्पेस मिलती है ताकि हम अपने जीवन को जी सके, एंड दैट रीप्रोग्राम इज द इरेजिंग एंड रीसेटिंग टेक्निक्स, एंड दैट इरेजिंग एंड रीसेटिंग टेक्निक्स जो हमारे को प्राप्त होती है, उससे हम क्लीन स्लेट की तरह पैदा होते हैं। उस पर हम अपने आप को दोबारा से लिख सकते हैं अपने तरीके से। बट जो पास थ्रू हो जाती है दैट्स ए जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, and genetics not only disorder but genetic formation of our body. ना ये जो जेनेटिकल फॉर्मेशन हमें मिल तो गई, इसकी भी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे आगे जाके, लेकिन इसके ऊपर काम करने के लिए हमारे को कैसा काम चाहिए और कैसा करेंगे, क्योंकि ये तो जो मिल गया वो मिल गया, वी कैन नॉट इरेज इट, क्योंकि जो इरेज होने वाले तो इरेज हो गए। सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एपिजेनेटिक्स, ईपीआई, एपिजेनेटिक्स। ना एपिजेनेटिक्स कैसा होता है? एपिजेनेटिक्स इज लाइक ए स्विच, इज लाइक ए स्विच जो हमारे जीन्स को मिले हैं। ठीक। वो तो डीएनए हो गया हमारा ना। डीएनए का स्विच अगर ऑन हो गया तो जीन्स के इफेक्ट आने शुरू हो गए। डीएनए का जो स्विच ऑन करता है, वो स्विच ऑन करता है हमारे द्वारा किए गए काम, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा वर्किंग स्टाइल, हम किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते हैं, जीवन में क्या जीवन शैली अपनाते हैं, हमारे माइंडसेट्स में क्या आता है, किस प्रकार के लोगों से हम विचार को बोरो करते हैं। In totality, it is the lifestyle. Now, this lifestyle can be controlled if we know this is the issue, can be controlled. Now, अगर ये लाइफस्टाइल हमें समझ में आ जाए कि हमें कंट्रोल करना है, क्यों? क्योंकि ये लाइफस्टाइल के डिस और बैलेंस होने से हमारे अंदर एक
ग्लूटेन नामक हार्मोन जो कि इंटॉलरेंट, जो ग्लूटेन नामक मटेरियल का इंटॉलरेंस लेवल है हमारे अंदर, वो हमारे को क्षमताएं नहीं देगा, वो हमारे को दिक्कतें देगा, ब्लोटिंग देगा, जिससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा होगा और जिससे हमारे को कई नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी। और ये बात हमारे को पहले से पता चल जाए, ये बात हमारे को पहले से पता चल जाए, तो हम अपने लाइफ में ये जेनेटिक्स डिसऑर्डर जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस से पैदा हुआ, इसका स्विच ऑन होने से रोक पाएंगे बाई रीडिजाइनिंग, reprogramming of our lifestyle working, which is equal to called epigenetics. Is make some sense to you? Yes, no, maybe, may not be. जिसकी बत्तियां बंद है उनका क्या हाल है? शिल्पा जी, दीपा जी, जसवीर जी, जसवीर जी, इज दिस मेक सम सेंस? सर मैं अभी बस अटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। ठीक है जी। डीएनए इज लाइक, इस बात को ऐसे समझे, एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, एक लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, फुल ऑफ बुक्स। अब उसके अंदर एक कैटेगराइजेशन होती है, ये फिजिक्स की है, ये हिस्ट्री की है, ये बायोग्राफी की है, ये बायोलॉजी की है, ये मैथमेटिक्स की है, ये साइकोलॉजी की है, ये इंजीनियरिंग के लिए है, ये मेडिकल के लिए है, ये आर्ट्स के लिए, सो मैनी कैटेगरी। सो डू एनीबडी एंड एवरीबडी नीड ऑल बुक्स? नो। सो इसी प्रकार से हमारे बॉडी में एट द टाइम ऑफ कंसीविंग lot of DNAs are come. The body is full of DNA. Body is full of genetics. And this is a library. Now, this uses of this, it trigger by our lifestyle. जो जो चीजों पे आप लाइफस्टाइल में काम करते रहते हैं, जिस तरीके से करते रहते हैं, वो चीजें एक्टिवेट होती रहती है। देयर आर प्लस आल्सो, देयर आर माइनस आल्सो। The minus gives trouble and the plus gives benefit. ट्रिगर तो दोनों होती है। एंड ट्रिगरिंग इज अ स्विच ऑन एंड ऑफ, सिंपल, स्विच ऑन स्विच ऑफ। ना उस लाइब्रेरी में से काम की किताबों को निकाल लिया जाए और उनको रीड किया जाए, उनको समझा जाए और बाकियों को लॉक कर दिया जाए। लाइफ इज हेल्दी? यस, नो? ये काम की किताबें निकालने के लिए हमारे को हमारे बारे में पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि हमारे काम की किताब क्या है। एंड एवरीबडी हैव ए डिफरेंट स्टेट। इवन दो एक ही माँ बाप से दो बच्चे एक ही समय पैदा होंगे, उसमें भी डिफरेंट डीएनए आएगा। और बताओ, उसका भी डीएनए डिफरेंट आएगा। व्हाट इट मीन्स, एक ही माँ बाप से दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, कंसीविंग टाइम तो एक ही हुआ। हाँ ना, मे बी, मे नॉट बी, क्या, समथिंग, यस, नो, तो भी उसके डीएनए डिफरेंट हो सकते हैं। रीजन, दो जब सिस्टम डिजाइन हो रहे हैं, कंसीविंग टाइम भले ही एक है, उनके दोनों के डीएनए डिफरेंट आ सकते हैं, बिकॉज उनका अटैकिंग पॉइंट डीएनए का विद कॉम्बिनेशन ऑफ एग एंड स्पर्म मे डिफर। एंड किसी के ज्यादातर डीएनए इरेज हो जाते हैं, रिप्रोग्रामिंग दे देता है, कुछ स्लिप हो जाते हैं, दैट स्लिपिंग टू द बोथ साइड आर डिफरेंट। सो बोथ द डीएनए आर डिफरेंट। अब एस्ट्रोलॉजी के लिए हम ढूंढते रहते हैं, भैया इन दोनों को एक समय पैदा हुआ था, इनका लाइफस्टाइल एक जैसा क्यों नहीं है? भैया इन दोनों का डीएनए डिफरेंट आया था, तो इनके ट्रेनिंग पॉइंट डिफरेंट है, इनके स्विच ऑन एंड ऑफ डिफरेंट है, तो इनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। अब बात आती है, जैसे हमने बात करी एक शब्द की, हमने बात करी ग्लूटेन इंटॉलरेंस की।
अभी ग्लूटेन का प्रॉब्लम क्या है कि ग्लूटेन, जिसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि उसको हमारी बॉडी में पेन तो कई कारण से होता है, स्किन पे रैशेज भी कई कारण से आ जाते हैं, फैटीग, ब्लोटिंग, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, बहुत लोगों को होता है, सबको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, मे नॉट बी, बट कुछ को हो सकता है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अपने बॉडी पता होनी चाहिए, एंड ये बॉडी का पता करने का तरीका हमारा जेनेटिक्स है, डीएनए है। नो, इसका इफेक्ट क्या आएगा? डीएनए टेक्स टाइम टू स्विच इट ऑन, बट व्हेन इट स्विच इट ऑन, इट कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल इन लाइफ, जो कई बार क्रॉनिक भी होती है और कई बार इनक्यूरेबल हो जाती है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो गट के अंदर हुआ, उससे गट खराब हुआ, गट खराब हुआ तो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, अब्जॉर्प्शन लेवल रिड्यूस हो गया, जब उसका अब्जॉर्प्शन लेवल रिड्यूस हो गया तो हड्डियों को प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिला, कैल्शियम डी नहीं मिला, कैल्शियम विटामिन डी नहीं मिला, तो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आ सकती है, एनीमिया की प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसके वजह से जो इंटेस्टाइन का इशू है, क्योंकि गट का प्रॉब्लम है, तो गट के प्रॉब्लम क्या है, इंटेस्टाइनल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, एंड इंटेस्टाइनल इश्यूज जब क्रिएट होंगे तो देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ रिस्क ऑफ कैंसर इन ए इंटेस्टाइन। और आपने देखा होगा किसी किसी की आते निकाल दी जाती हैं, ठीक। मेरे पास एक केस आया था, गट का प्रॉब्लम था, उस व्यक्ति की इंटेस्टाइन निकाल दी गई। अब वो व्यक्ति क्या करेगा जीवन में, क्या क्या जीवन जिएगा, कैसे जीवन जिएगा? सो एट द वेरी अर्ली एज ग्लूटेन टॉलरेंस स्विच ऑन। क्यों? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। क्यों? हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता? हमने कभी महसूस नहीं किया कि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। सो नॉलेज, एक्चुअली प्राइमरी फैक्टर इज नॉलेज टू क्रिएट एनी डिसिप्लिन। और हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कर पाते हैं, ज्यादा नहीं, हम आसपास के डॉक्टर से मिल मिला के काम चला के गोली पोली लेके छोटी मोटी लेके चलते चले जाते हैं, और वो हमें समझ में आता नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ता चला जाता है। सो हिपोक्रेट्स का नाम अभी सुना होगा, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, हिपोक्रेट्स, वो सुना होगा आपने, गूगल पे भी सुना होगा बहुत, हिपोक्रेट्स, अदरवाइज गूगल कर सकते हो, हिपोक्रेट्स द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन उनको बोला गया है, ठीक। वो ये बोलते थे, लेट फूड बी दी मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दी फूड। खाना हमारा मेडिसिन हो और हमारी मेडिसिन खाना ही हो। सो एंड व्हाट इज फूड? Any substance that enable us to live and grow is food. जो भी हम खाएं और हमारे को जीने में और ग्रो में हमारे को हेल्प करे, न्यूट्रिशंस पावर दे, वो खाना। सिंपल बात। वो 5 चीज बताते थे। वो ये कहते थे, वन, वॉकिंग इज ए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। व्हाट इज वॉकिंग? उनके पर्सपेक्टिव से वॉकिंग क्या था? वॉकिंग मतलब खाली चलना ही था। उनके पर्सपेक्टिव से वॉकिंग का मतलब था रेगुलर मूवमेंट at the regular time interval, which include morning exercising, whatever, किसी का brisk walk 30 मिनट है, किसी का है नहीं है, that's a separate part, because this is one of the best medicine itself। वही कहते थे। दूसरा वही कहते थे, know what person the disease has rather than what disease the person has। इसका क्या मतलब होता था? आमतौर पे हम डिजीज को ट्रीट करते हैं, इंसान को ट्रीट नहीं करते। एंड सॉरी टू से बट मेडिकल साइंस डिजीज की ट्रीटमेंट पे काम करता है, इंसान की ट्रीटमेंट पे काम नहीं करता। आई एम सेइंग मेडिकल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
बीमारी होने पे, हमारे को एक्यूट प्रॉब्लम पे पहले उसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स करके इंसान की ट्रीटमेंट पे काम करेंगे तो डिजीज से दूर रहेंगे। तो व्हाट इट मींस नाउ, टू it is very important or difficult also to understand the situation of patient, because every patient have a unique situation, a unique lifestyle, a unique environment, and a unique emotions. Shika ji, yes, no? So हर इंसान के अगर यूनिक सिचुएशन, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, इमोशन है तो एक ही गोली सब पे कैसे काम कर सकती है। इसलिए कहीं की गोली फिट होती है, कहीं की गोली फिट नहीं होती। That is where to understand the person, to tackle the disease. हमारा सिस्टम है, we tackle the disease and not the person. Like for example, बंदे को बीपी है, बीपी होने के कई कारण होते हैं। उसका डाइट का प्रॉब्लम अलग है, उसका स्ट्रेस का प्रॉब्लम अलग हो सकता है, उसकी लाइफस्टाइल में उसके सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, उसके इमोशंस अलग हो सकते हैं। बंदे को बीपी है। अब हर एक का इमोशन का इशू तो नहीं है, किसी का खाने का है, किसी को खाना समय पे नहीं मिलता है भी तो। सो द ट्रीटमेंट इज पर्सनलाइज। वो ये कहता है ट्रीटमेंट इज पर्सनलाइज। Now we need to learn this treatment to become a health coach, and this program is meant for health and wellness coach. You are going to coach people to get out of their disease. Now to get out of their disease, you need to understand कि हर व्यक्ति को पहचानना कैसे है। सो उसके लिए डिटेलिंग चाहिए। आज आप डॉक्टर के पास जाओ, कौन सा डॉक्टर 5 से 10 मिनट 7 मिनट से ज्यादा खर्च करता है आपके साथ? कोई नहीं करता। देखो प्राइवेट वाले डिजीज ट्रीट करेंगे, पर्सन ट्रीट करेंगे तो दोबारा नहीं आएगा, और सरकारी वालों को समय नहीं है, उन्हें बताया नहीं था क्या। तो दोनों के पास ही टाइम नहीं है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि आप लोग बेसिक फैक्टर्स में काम क्यों नहीं करते? कहता बंदा दोबारा भी तो चाहिए, तो बिजनेस कहां से आएगा? तो तीसरा उन्होंने बोला, जो पहली बात थी, लेट फूड बी द मेडिसिन। फूड बी द मेडिसिन, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है जो हम आगे करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन आ जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन दोनों आते हैं। इनकी डिटेल में समझना पड़ेगा। बट एक इंपॉर्टेंट बात को समझे आप, ये मैंने कल की क्लास में भी बोला था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ईट लाइक ड्रिंक, ड्रिंक लाइक ईट। द वेरी रीजन हर व्यक्ति बोलता है कि जब जितना मुंह में खाते हैं उतना चबाने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारे गट में अच्छा जाता है, सब कुछ अच्छा होता है। इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा, द सलाइवा इज अल्कलाइन। और जब सलाइवा अल्कलाइन होता है, गट में जाएगा तो अल्कलाइन वैल्यू बढ़ती है, विच इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द गट। क्योंकि आप खाने के साथ पानी नहीं पी सकते, और पानी भी जब आप पिएंगे तो हर एक का पानी अल्कलाइन प्रॉपर्टी का ये तो जरूरी नहीं है। तो पानी को भी अगर आप मुंह में डाइल्यूट करेंगे सलाइवा के साथ, तो पानी की अल्कलाइन वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सलाइवा अपने आप के अंदर तो पेट में जाएगा नहीं, सलाइवा को लेके जाना पड़ेगा फूड या पानी के माध्यम से। और हर काम मॉडरेशन में करें। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हर एक को समझ में आता है। अलाउ बॉडी टू गेट हील नेचुरली मीन्स आज
हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के ऊपर दवाइयाँ ली जाती हैं। थोड़ा सा कोल्ड कफ हो गया, दवाई ले लो। थोड़ा बैक पेन है, दवाई ले लो। हल्का सा फीवर है, दवाई ले लो। अंडरस्टैंड? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का एक कोर्स, एंटीबायोटिक का रूल बहुत सिंपल है। एंटीबायोटिक जब गट में जाएगा, हमारे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों को उड़ा देगा। गुड बैक्टीरिया भी उड़ गए, एंड गुड बैक्टीरिया को दोबारा बनाने के लिए प्रोबायोटिक चाहिए, तभी गुड बैक्टीरिया बनेंगे। क्योंकि एंटीबायोटिक से तो हमने गुड बैक्टीरिया उड़ा दिए, अब प्रोबायोटिक आएगा तो गुड बैक्टीरिया बनेंगे। कीप द विंडोज ऑन दोज हु कैन डू, रोमा जी। अब एंटीबायोटिक जब हम एक कोर्स करते हैं, करीब 5 दिन का अप्रोक्सीमेटली एक एंटीबायोटिक का कोर्स नॉर्मली होता है। एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद 3 से 6 महीने लगते हैं गट के एंटी गुड बैक्टीरिया को दोबारा से तरीके से डेवलप होने में, सब्जेक्ट टू बाकी चीजें ठीक चल रही हैं। आप सोचो कितना डिसऑर्डर करता है। नाउ जब एक प्रोसेस के अनुसार बता रहा हूँ, बाई एक्सपीरियंस, बाई जो मैंने एजुकेशन ली उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ ये, और डॉक्टर इस चीज को नहीं बताते हैं इन जनरल। बेसिकली जब आप कोई टैबलेट लेते हो, वो गट के अंदर जाएगी, डाइल्यूट होगी, 2 घंटा वहां रहेगी, उसके बाद लीवर में जाएगी, लीवर में 2 घंटा रहेगी, उसके बाद बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाएगी। 4 घंटे आप हटा दो, एंटीबायोटिक चली गई, 4 घंटे हटा दो, 4 घंटे। अब उसके बाद आप प्रोबायोटिक ले लो। वन ऑफ द वे ऑफ प्रोबायोटिक इज दही। देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, लेकिन आपने प्रोबायोटिक लिया उसके बाद, तो जो एंटीबायोटिक से गुड बैक्टीरिया किल हुए थे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू रीजनरेट गुड बैक्टीरिया अगेन। सो दिस विल हैव अ बैलेंसिंग इन प्लेस, दिस विल हैव अ बैलेंसिंग इन प्लेस। अगर खाने के जब आपने आपने खाना खाया उसके बाद एंटीबायोटिक ली, तो खाने से पहले दही खाई, गुड एंटीबायोटिक उसको उड़ा देगी, फायदा कुछ नहीं है, वो बेकार हो गया, दही खाया पिया बेकार। या एंटीबायोटिक के साथ एक टैबलेट दे दी गई सप्लीमेंट की, ये प्रोबायोटिक है इसको खा लो, वो भी बेकार। एक याकुल्ट करके वो आती है छोटी शीशी प्रोबैक्टीरिया की, प्रोबायोटिक की, वो पी ली, क्या बेकार। क्योंकि जब तक उसका इंपैक्ट है एंटीबायोटिक का बॉडी के अंदर, वो प्रोबायोटिक को जनरेट ही नहीं होने देगा ना, गुड बैक्टीरिया जनरेट ही नहीं होने देगा, टिकने ही नहीं देगा। आएगा गोली चलाएगा, उड़ा देगा। सो दिस नीड टाइम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। छोटी छोटी टिप्स हैं, दिस एक्चुअली मेक यू अ फुल कंप्लीट कोच। A food helps to reduce inflammation, balance hormones, alkaline the body, balance the glucose level, detoxify and eliminates toxics, improve nutrition, provide vitamins and minerals to the body, provide fat, provide good protein. This is the job of food. This is the purpose of taking the food into the body. Because our body is designed by protein, fat, and water. एंड प्रोटीन एंड फैट, बिकॉज हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी प्रोटीन फैट से बनी है, टू रन स्मूथली, प्रोटीन एंड फैट को अच्छे से काम करने में बॉडी को, और वाटर को सर्कुलेट करने के लिए क्या चाहिए? अच्छा सा डिटॉक्सिफिकेशन एंड टॉक्सिन एलिमिनेशन प्रोसेस, अच्छा सा न्यूट्रिशन, विटामिन एंड मिनरल्स की फॉर्मेट में। बॉडी अल्कलाइन होगी तो ब्लड अच्छा सा चलेगा, हार्मोन बैलेंस चाहिए, इन्फ्लेमेशन कम चाहिए। ये होगा तो बॉडी एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसमें मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वीक होगा या एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होंगी, और ग्लूकोज अपने आप मेंटेन हो जाएगा। दैट इज द कोर डिजाइन ऑफ द बॉडी। नाउ बहुत छोटी चीजें हैं, कुछ मैं आपको
टिप्स दे रहा हूँ आज की क्लास के, आगे और चीजें इस हिसाब से करेंगे, बट कुछ टिप्स है। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन डी को अब्सॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कंपलसरी है। एंड एक और चीज, बहुत लोग विटामिन डी की डिफिशियंसी से विटामिन डी लेते हैं भर भर के। अगर बॉडी एक्सरसाइज नहीं कर रही है किसी भी फॉर्मेट में, तो विटामिन डी की वैल्यू बॉडी में अब्जॉर्प्शन लेवल कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी पूरी होने के बावजूद भी, व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी बात करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी पूरी होने के बावजूद भी वो बॉडी में अब्जॉर्ब पूरी तरह नहीं होगा। पहला, विटामिन डी के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम होना चाहिए। दूसरा, बॉडी को हरकत करनी चाहिए, तब जाके वो अब्जॉर्प्शन बढ़ती है, अन्यथा वो ऑब्जर्व नहीं करता। और बायो अवेलेबिलिटी मतलब कोई भी मटेरियल को इनटेक करने के बाद उसमें से कितना मटेरियल ऐसा है जो बॉडी को ऑब्जर्व करेगा, कितना एलिमिनेट होकर बाहर जाएगा, दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स फेल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट की बायो अवेलेबिलिटी वीक होती है, और ये कोई प्रमाण देता नहीं है इस चीज का। तो बायो अवेलेबिलिटी मतलब जब गट में गया वो डाइल्यूट हो जाए पूरी तरह से और वो बॉडी के अंदर मिक्स हो जाए। गट में गई गोली बिना डाइल्यूट के जीआई ट्रैक्ट से बाहर चली गई तो वेस्ट हो गया वो। तो कैल्शियम लाइक आयरन नीड विटामिन सी फॉर अब्जॉर्प्शन। बहुत लोगों में आयरन की डिफिशियंसी होती है और आयरन की टैबलेट खाते हैं। एंड आल्सो आयरन, डू नॉट टेक आयरन विथ विटामिन ए, फैट के साथ नहीं लेना चाहिए। आयरन नीड विटामिन सी फॉर अब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पोहा बनाते हो, पोहा पोहा में पोहा में आयरन अच्छा होता है, लेकिन उसके ऊपर आप थोड़ा नींबू निचोड़ें तो विटामिन सी आ गया, एंड दैट गिव्स अ गुड पावर ऑफ आयरन अब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। आप इडली खाते हैं, सब लोग खाते हैं, और अप्रोक्सीमेटली इडली फ्रेगमेंटेड फूड है, करेक्ट? यस, नो, मे बी, नॉट बी। इडली इज अ फ्रेगमेंटेड फूड। ना ये फ्रेगमेंटेड फूड इडली चावल की जगह रागी का बना दिया जाए, आई रिपीट, ये इडली रागी की बना दी जाए तो बॉडी में B12 की मात्रा बढ़ जाएगी। हम लोग हल्दी खाते हैं, हल्दी को काली मिर्च के साथ खाई जाए तो बॉडी में करकमिन की मात्रा बढ़ जाएगी। करकमिन इज अ मोस्ट एक्टिव एंटी इंफ्लामेटरी फूड, मोस्ट एक्टिव एंटी इंफ्लामेटरी फूड। सर आपके बताए अनुसार मैं सुबह में मॉर्निंग में पर डे में हल्दी और गर्म पानी में मिला करके मैं हल्दी और ब्लैक पेपर, काली मिर्च, हाँ काली मिर्च करके डाल ले रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट मेरा वही होता है सर, स्टार्टिंग में गर्म पानी करके वही लेता हूँ। आमतौर पे इंडिया में आंखों की रोशनी की इशू है और चश्मा बहुत कॉमन है, चश्मा बहुत कॉमन है। एंड आमतौर पे इंसान बोलता है विटामिन ए खाओ, विटामिन ए खाओ, विटामिन ए खाओ। कैरेट में एंड टमाटर में वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, गाजर और टमाटर। लेकिन गाजर टमाटर को गुड फैट के साथ खाया, इट हेल्प्स टू एनहांस द प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन ए अब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। This is how the design is to be known. This is what the coaching is all about. दही प्रोबायोटिक आपने बोला, अभी दही की जगह नहीं खा पाता तो इंसान प्रोबायोटिक के नाम पे फ्लोरिक एसिड, जिंक, B12, तो ये प्रोबायोटिक की रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है, इनकेस अगर नहीं ले पाता तो।
सो ये थी छोटी छोटी चीजें विद रिस्पेक्ट टू डाइट। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट इंटॉलरेंस, हमने बात की ग्लूटेन की, अब बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज इज ए मिल्क प्रोडक्ट, ये बात सबको पता है। ये बत्तियां खोल के अब बात करेंगे ना तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। जो खोल सकते हैं प्लीज बत्तियां खोलें। लैक्टोज इज मिल्क प्रोडक्ट, शुगर है। ये बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, अनकंफर्टेबल होता है, ये ब्लोटिंग करता है, डायरिया करता है, स्टोमक में पेन देता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में या लॉन्ग टर्म में लैक्टोज इंटॉलरेंस इंसान को इतना डाइजेस्ट डिस्कम्फर्ट देता है कि गट की प्रॉब्लम होती है, गट का पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाता है, एंड दैट हीलिंग ऑफ अ गट बिकम ए चैलेंज फॉर देम, एंड विच इज अनदर रीजन फॉर वीक बोन्स। बहुत लोग कहते हैं मैं दूध इतना पीता हूं मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम ही नहीं लगता, उसका क्या कैल्शियम वाकई अब्जॉर्ब हो भी रहा है? कैल्शियम विटामिन डी अब्जॉर्ब हो रहा है बोन्स में, या इट्स ए माल अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस इन द बॉडी बिकॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस? सो डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट है अपने आप में, कैल्शियम विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन लेवल वीक हो गई, एंड विच इज अनदर रीजन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस एंड वीक बोन्स। दूध से बनने वाली चीजें, दूध से बनने वाली चीजें, मिल्क शेक, खीर, रबड़ी, फलूदा, चीज, पनीर, घी, इवन क्योंकि घी भी दूध से बना है, और उससे बनने वाले स्वीट्स आल्सो लाइक आइसक्रीम, बर्फी, क्योंकि खोया मावा मिल्क से बनता है। दीज आर ऑल लैक्टोज इंटॉलरेंस इश्यूज। अभी जिसको दूध पीना है, कई लोगों को दूध पीने का बड़ा शौक होता है, बट लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है और वो दूध पीने लगा था, तो कर क्या रहे हैं? इन ए वे दे आर genetically they have a problem of lactose, they do not know, and they are moving towards switching it on intolerance genetics, which is a problem trouble for them at a later stage. और जब लेटेस्ट स्टेज पे प्रॉब्लम आएगी तो बोलेंगे भाई मैं 20 साल से दूध पी रहा हूँ, मेरे को आज कुछ नहीं हुआ, अब आप मेरे को बोलो लैक्टोज इंटॉलरेंस है? मैं 20 साल से दूध पी रहा हूँ। तो वो स्विच ऑन नहीं हुआ था, इट वॉज अ गुड पार्ट। जिस दिन स्विच ऑन होता है हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, उस दिन वो 20 साल खत्म हो जाते हैं। उस दिन वो दिक्कत आती है फिर वो। सो द पीपल हैव दोज इश्यू, दे शुड मस्ट अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स। एंड डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? उनको अगर है तो आलमंड, आलमंड का दूध बनता है, कोकोनट, कोकोनट का दूध बनता है, लैक्टोज फ्री दूध भी आते हैं आजकल तो बाजार में रेडीमेड। कर्ड, कर्ड के साथ कोकोनट डलता है, कर्ड के साथ काजू डलता है, सोया डलता है, दीज आर गुड ऑप्शंस। टोफू जिसके अंदर डेयरी डेयरी फ्री है, ठीक। चीज नट बेस्ड इंस्टेड ऑफ पनीर, चीज नट बेस्ड इंस्टेड ऑफ पनीर। सो अल्टरनेट वेज को अडॉप्ट करना इज ए लाइफस्टाइल चेंज, इट्स ए लाइफस्टाइल चेंज। जितनी जल्दी हम इस बात को पहचानते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको हमें लाइफ चेंज करना है, उतना जल्दी हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। और कोच को कैसे पता चलेगा? कोच, अब बात कोचिंग की आ गई, यहाँ पे बात हम कोचिंग कर रहे हैं। हाउ डू कोच अंडरस्टैंड कि दिस इज एन इशू? ना आप उसको बोलो कि भाई साहब टेस्ट करा लो, आप डीएनए टेस्ट करा लो, जेनेटिक्स टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट, जेनेटिक्स जो तरीके का है जिसके ऊपर, जिसपे हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर एक बार में टेस्ट होते हैं, वो लाखों रुपए का होता है। तो भाई साहब एक कोचिंग चाहिए थी, लाखों रुपए खर्च के लिए थोड़ी बात हुई थी यहाँ। सो द कोच का रूल ये है, जब उसको ये लग रहा है
कि ये प्रॉब्लम आ रही है, डायरिया, ब्लोटिंग की समस्या है, स्टोमक पेन में लगातार प्रॉब्लम दे रहा है, डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, और हड्डियां भी वीक है, हड्डियों में भी दर्द है, उसके बाद भाई साहब एक काम करो, आप ना थोड़े दिन के लिए दूध बंद कर दो, अगर आप दूध को शौकीन हो तो। मैं दूध पीता ही नहीं। अच्छा, मिल्क प्रोडक्ट्स कौन कौन से लेते हो? हाँ, मैं मिल्क शेक पीता हूँ, शेक्स मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं, मैं डेली पीता हूँ। तो शेक बंद कर दो, हटाओ थोड़े दिन के लिए शेक्स, चेंज द सिस्टम। इसी प्रकार से जिनका गेहूं का प्रॉब्लम है, वो भी गट के ऊपर गया, वो भी गट पे गया। तो उन्हें बोलो कि भाई साहब थोड़े दिन गेहूं का आटा ना खा के आप बाकी चीजों का आटा खाएं, बाजरे का आटा खाएं, ज्वार का रोटी खाएं, राइस की भी रोटी बनती है, ठीक है, राइस की रोटी खाएं, या ग्लूटेन फ्री आटे का, आजकल बाजार में ग्लूटेन फ्री आटा आता है, तो ग्लूटेन फ्री आटा लें, लेबल पे पढ़ के, लेबल पे पढ़ के ग्लूटेन फ्री आटा। और द आटा वी प्रोवाइड आल्सो, दैट इज आल्सो ग्लूटेन फ्री आटा, वी आल्सो प्रोवाइड ग्लूटेन फ्री आटा। ठीक, तो उससे क्या होगा? उससे जो ग्लूटेन का समस्या थी आपको हफ्ते भर में समझ में आना शुरू होगा, बीमारी ठीक नहीं होगी बट रिलैक्सेशन बॉडी में, जब द मूवमेंट गट इज गोइंग टू रिलैक्स, आपको समझ में आ गया, पकड़ में आ गई आपको नर्व्स, गट इज रिलैक्स्ड। तो ग्लूटेन का इफेक्ट या लैक्टोज का इफेक्ट यहाँ पे नजर आ गया कि गट इज रिलैक्स्ड। दिस इज हाउ अ कोच हैज टू डू ट्रायल एक्टिविटी, बिकॉज एवरी टाइम हम ये नहीं कह सकते भाई साहब आप टेस्ट करवाओगे तभी हम काम करेंगे। अभी टेस्ट कैसे करवाएगा? सारे टेस्ट, इतने पैसे तो आपको दे दिए या और खर्च कर दिए, तो टेस्ट कैसे करवाएगा सारे वो? यू नीड टू डू सर्टेन सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ हफ्ते भर इसको बंद कर दे। 10 दिन बंद कर देगा दूध को तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, उससे पूछो दूध पीता क्यों है? हड्डियों में कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, मैं अपने आप को मजबूत करता हूँ हड्डियों को। तो एक काम करो भाई साहब, आप कैल्शियम विटामिन डी का थोड़े दिन सप्लीमेंट ले लो इसकी जगह पे, दूध बंद कर दो, लेकिन आप यू विल नॉट टेक दूध। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की सप्लीमेंट 1000 रुपए के दायरे में आ जाएगी, इतने का दूध बच जाएगा थोड़े दिन में। तो महीना भर दूध बंद कर दिया, महीना भर बोला अच्छा आप ये ले लो, इतने दिन छोड़ दो, हिसाब तो बराबर है। एंड देन सी, अब आते हैं कैफीन जैसे, इसी प्रकार से कैफीन सेंसिटिविटी जिन लोगों को होती है उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, क्योंकि कैफीन जो है मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। एंड मेटाबॉलिज्म 2 शब्दों से बनता है ना जसवीर जी? 2 शब्द कौन से थे वो जिससे मेटाबॉलिज्म बनता है? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, राइट है ना? कैटा मतलब कट 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 काट, तोड़। तो जब शरीर टूटेगा, एनाबॉलिज्म मतलब रिपेयर, अगेन बना 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 रिपेयर कर, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। सो जब शरीर टूटेगा बनेगा, टूटेगा बनेगा, टूटेगा बनेगा, इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। सो कैफीन इस टूटने और बनने के प्रोसेस के अंदर मेटाबॉलिज्म को स्लो करके उसके प्रोसेस को डिले कर देता है, क्योंकि कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है ज्यादा, जो से ज्यादा, एंड विच इज कॉल्ड एज ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। Overstimulation of the nervous system is the issue of anxiety, and when the anxiety is high, the increased issue of heart rate, and जिसको आप बोलते हो जो कॉफीन ज्यादा पीते हैं उनको बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उनको पसीना ज्यादा आता है, उनका एंजाइटी बढ़ जाता है। इन अदर वे, जब एंजाइटी ज्यादा होती है तो आपको नींद नहीं आती, राइट? इन ए वे जब आप स्टिमुलेशन प्रोसेस नर्वस सिस्टम का बढ़ जाता है तो नींद नहीं आती। तो जिनको नींद नहीं आती वो बोलते हैं कैफीन पियो, यानी कि कॉफी पियो। यस, नो, यस।
आपने देखा जिम वालों को लोग बोलते हैं कि कॉफी पी के आओ, नीट कॉफी। क्यों? आपने कभी महसूस किया हो, कभी सुना हो तो? द वेरी रीजन, एंजाइटी पावर बढ़ जाती है, स्टिमुलेशन प्रोसेस नर्वस सिस्टम का बढ़ जाता है, तो उनमें एकदम वजन को उठाने की एक फील फैक्टर क्रिएट हो जाता है। इट इंक्रीज हार्ट रेट ऑल्सो, एंजाइटी ऑल्सो, एंड दिस बोथ टुगेदर स्लीप डिसऑर्डर। जब एंजाइटी बढ़ी है, हार्ट रेट बढ़ा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो स्लीप आएगी नहीं, रेस्टलेसनेस। ये है सिम्टम। ना कॉम्प्लिकेशन क्या है? क्रॉनिक एंजाइटी, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, इंसोमिनिया, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, हाई ब्लड प्रेशर, ये लॉन्ग टर्म है। जहां पे सेंसिटिविटी लेवल का स्विच ऑन हुआ, ये प्रॉब्लम है। अब आपके पास पेशेंट आया, अब अगेन बात वही आती है, जेनेटिक्स के अंदर ये समस्या आई, जेनेटिक्स का टेस्ट कराएंगे तो ये समस्या आ सकती है लिखी हुई, जिसको प्रॉब्लम होगी। आप जेनेटिक्स का टेस्ट कराओगे जाके लाखों रुपए का, तो नहीं पेशेंट बैठे मानेगा, तो गायब हो जाएगा बंदा, आपकी कोचिंग फेल हो जाएगी। व्हाट टू डू? अब वो बोलेगा भाई साहब मुझे ना कॉफी पीने की लत है, मैं पीऊंगा। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस द इंटेक, सेकंड रिड्यूस द स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ द कॉफी, यानी कि कॉफी की क्वांटिटी रिड्यूस करवाएं या उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करवाएं चाय की। थर्ड, इंस्टेड ऑफ विथ मिल्क, गो विदाउट अ मिल्क, विथ सम लेमन, विथ सम लेमन। फोर्थ, गो बिफोर नून। कहेगा जी मुझे तो शाम को पीनी है, शाम को एनर्जी चाहिए, मेरी बॉडी थक जाती है। बहुत लोग शाम को चाय पी के री एनर्जाइज करते हैं आपको। रीजन अगेन जो मैंने बोला, एंजाइटी लेवल बढ़ाता है, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम है, विच कॉज हार्ट रेट इंक्रीज करता है, तो इंसान में क्षमता आती है कुछ करने की, यानी कि थकान से दूर जब होता है, रेस्टलेसनेस जब हो जाता है, जब थक जाता है, तो उससे थोड़ी राहत मिलती है, तो इंसान दोबारा से काम के मूड में आता है। धीरे धीरे करेंगे, इट इज पॉसिबल। एक बार एक शॉट में करोगे नहीं आएगा। इसे काइंड ऑफ एन एडिक्शन। चाय कॉफी के अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कोका बेस्ड डेजर्ट्स, इन सब में कैफीन है, क्योंकि कोका में कैफीन है, तो कोका में कैफीन है, चॉकलेट में भी आ गई और कोका के डेजर्ट्स में भी आ गई। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कैफीन डलती है। एनर्जी ड्रिंक जितने भी आते हैं सब कैफीन होते हैं, वो ब्लड स्टिमुलेशन प्रोसेस को तेजी करते हैं, नर्वस सिस्टम को के अंदर वो सर्कुलेशन को तेज करते हैं, एंजाइटी लेवल बढ़ाते हैं, उससे हमारे में एनर्जी सी फील होती है, एक करंट सा फील हो जाता है, हमारे माइंड में करंट सा फील होता है, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग। अल्टरनेटिवली जिनको समस्या है, पिपरमेंट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अल्टरनेट वेज। पिपरमेंट की चाय आती है, तुलसी की चाय आती है, जिंजर की चाय आती है, हर्बल टीज बहुत सारी आती है दुनिया भर की, इज ए वेरी गुड सोर्स। उसमें भी कई बार कैफीन आती है, लेकिन उसकी कैफीन की मात्रा कम होती है। और डीकैफिनेटेड वर्जन वाली भी कॉफी चाय बाजार में आती है, थोड़ा कॉस्टिंग मैटर करती है, बट आती है वो भी। कैफीन की इंटेक हाई मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर यूरिया को बढ़ाती है, क्योंकि कैफीन वाटर को अब्सॉर्ब करता है या इन्फ्यूज करता है, डिहाइड्रेटेड कर देता है। तो कैफीन हमारी बॉडी में जितनी जाएगी उतनी पानी को खींच लेगा, उतना पानी को खींच लेगा, और जितना पानी को वो खींच लेगा उतना यूरिया का इंपैक्ट बढ़ने की पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, जो कि हमारे को केएफटी में नजर आता है। यूरिया बढ़ा हुआ है और बाद में इंसान बाकी कुछ खाता पीता ढंग से, कुछ तकलीफ नहीं है। सीधा उसे पूछ लो चाय कॉफी कितनी पीता है, वो बोलेगा जी चाय कॉफी का तो मतलब एक प्रकार से नशा है। जहां यूरिया की वैल्यू नजर आ रही है, उससे सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछो चाय कॉफी कितनी पी रहा है।
नशा है उसका तो उसे। तो आपको पकड़ में आ जाएगा इशू का है, और इशू पकड़ में आ गया तो ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। इंसान कैफीन लेता है हेडेक भगाने के लिए, फैटिग भगाने के लिए, उसकी जगह एक स्मूथिंग अच्छी हर्बल टी अगर उसको पुश करोगे धीरे धीरे, इट विल हेल्प बेटर, एंड दिस विल रिड्यूस स्लीप डिसऑर्डर्स। शिखा जी, आप इमोशन पे काम करती हो, स्लीप डिसऑर्डर इज वन ऑफ द रीजन फॉर इमोशंस, एंड स्लीप माइनस मिनिमम 6 आवर्स कैफीन इनटेक हो सकती है, इससे इससे कम नहीं, क्योंकि वंस यू टेक द कैफीन इट टेक्स 6 आवर्स टू डाइल्यूट एंड मूव डाउन। तो स्लीप पैटर्न ठीक करने में काम करेगा। अगेन बात आ जाती है जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स की। जेनेटिकली हमें कैफीन सेंसिटिविटी लेवल मिला, हमारी आदतों ने कैफीन सेंसिटिविटी लेवल को ट्रिगर किया, उसको स्विच ऑन किया। नाउ द स्विच ऑन किया, हमारी एंजाइटी लेवल क्रॉनिक बन जाएगी और हम ठीक नहीं हो पाएंगे। हमें हर जल्दी से एंजाइटी होगी, जल्दी 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 एंजाइटी होगी, और हम कैफीन के एडिक्शन बन जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कैफीन पीने से ना हमारे में एनर्जी बहुत आ जाती है और हम जल्दी कर पाते हैं। ये नहीं पता वो क्रॉनिक एंजाइटी में कन्वर्ट हो रहा है, वो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा रहा है कि सोना डिस्टर्ब हो जाता है, नींद नहीं आती। बिना क्या मतलब, इंसान कुछ भी ना करे तब भी उसको एंजाइटी बढ़ती है, तब भी उसको स्ट्रेस बढ़ता है, और तब भी उसको स्लीप डिसऑर्डर रहता है। एंड इन्हें इसका बाई प्रोडक्ट कार्डियोवास्कुलर इश्यूज है, बिकॉज स्ट्रेस ट्रांसफर होगा हार्ट पे, इन अ वे वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। सो व्हाट टू डू, उससे बोल भाई थोड़ी कैफीन को घटाते हैं बिना बताए, बेसिकली उसका पैटर्न चेंज करोगे आप बिना बताए, इन अ वे आप उसका कैफीन घटा दोगे। उसे बोले कि भाई साहब कुछ दिन तो सॉफ्ट ड्रिंक पीनी नहीं है, ये एनर्जी ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक नामक चीजों को बंद कर दो, चॉकलेट वगैरह बहुत सारी खाते हो तो बंद करो थोड़े दिन, और टी कॉफी को रिप्लेसमेंट पे लेके आओ हर्बल पे। राइट, मेक सम सेंस, यस नो मे बी मे नॉट बी। अब आया सॉल्ट इन सेंसिटिविटी लेवल। सॉल्ट, सॉल्ट को तो सबको समझ में आता है, सॉल्ट सोडियम है, सॉल्ट, और सोडियम हाई ब्लड प्रेशर का एक कारक है, मेजर वन ऑफ द मेजर, बिकॉज सोडियम जो है ना, सोडियम में वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सोडियम में वाटर रिटेंशन, एंड जितना ज्यादा बॉडी में वाटर होगा, रिटेन वाटर क्लीन नहीं होगा, बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, फिल्टर नहीं होगा, उतना प्रेशर ऑफ द ब्लड हाई होगा, क्योंकि ब्लड अपने आप में एक सीमित है। जितना रिटेन करेगा पानी उतना ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उतना फ्लो ज्यादा तेजी से चलेगा। जब फ्लो तेजी से चलेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और दिस इज रीजन फॉर वन, इट कुड बी जेनेटिक्स, सेकंड इट कुड बी पुअर डाइटरी हैबिट्स। सिम्टम्स कैसे होंगे, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लोटिंग, हाथ में पैरों में थोड़ा स्वेलिंग रहना, ठीक, इस प्रकार के इश्यूज नजर आएंगे। अभी खाने में क्या खाएगा इंसान, कहेगा जी मैं नमक नहीं खाता, मैं तो नमक का फूड खाता ही नहीं। क्या खाता है भाई, मैं पापड़ खाता हूँ, अचार खाता हूँ, चटनी खाता हूँ, तो ये तो नमक के सोर्स है। और क्या खाता है, आई लव पिज्जा, आई लव बर्गर, ये नमक भरमार होती है इनमें। नमक नहीं खाता, फीका खाता हूँ, बट आई लव बर्गर एंड पिज्जा।
चिप्स नहीं खाता, नमकीन नहीं खाता, इनमें नमक होता है, मैं नहीं खाता। क्या खाता हूँ? नूडल्स खाता हूँ। इज अ गुड सोर्स ऑफ सोडियम। I don't add salt in my sabji, but what I eat bread. बढ़िया है। हेल्दी चीज खाता हूं मैं क्या? बाजार का रेडीमेड सूप का पैकेट फुल ऑफ नमक, सोडियम। रेडी टू ईट मटेरियल जितने आते हैं सब में सोडियम है, सब में सोडियम की मात्रा ज्यादा है। जितने सो कॉल्ड गुड नामक चाइनीज फूड आते हैं सब में सोडियम की मात्रा ज्यादा है। और क्या है जी, मैं सब्जी बिना नमक की खाता हूँ जी, मैं नमक दही में नहीं डालता जी, ठीक। बट इन अदर वे नमक की है वो। तो जिस दिन सॉल्ट सेंसिटिविटी लेवल ट्रिगर हो गया और ये किडनी डैमेज करेगा, ये सीधा किडनी और कार्डिक इश्यूज को डैमेज करेगा सीधा सीधा। और ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और इनकी दवाइयां जब चालू होती हैं, किडनी की दवाई हार्ट को डैमेज करती है, हार्ट की दवाई किडनी डैमेज करती है, ये बात सबको पता है। एंड इन अदर वे दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक स्ट्रोक आया तो क्या आया? पैरालिसिस इफेक्ट आया। And this is the high reason of persistent high blood pressure. In a way, hypertension. In a way, it's a hypertension. क्या था? Salt sensitivity level ज्यादा था, जिसका हम टेस्ट नहीं करवा सकते। अगर ऐसा इशू आ रहा है, उसको बोलना पड़ेगा। अब उसको बोलोगे भाई नमक बंद कर दे, कहेगा जी नमक तो मैं खाता ही नहीं। तो भाई साहब, आप जितने पैकेट फूड खाते हो ना सारे बंद करो। ये चटनी पापड़ और अचार को खाना ना बंद करो इन्हें, तो समझ में आएगा कि आपने नमक बंद किया, अन्यथा नमक बंद नहीं हुआ। क्योंकि दीज आर हायर सोर्स ऑफ सॉल्ट rather than salt in the सब्जी। अच्छा, व्हाट टू ईट अल्टरनेटिवली, अब वो कहेगा भाई वैसा मैं खाऊं क्या? आपने सारे सॉल्ट तो मेरा बंद ही कर दिया। तो उसकी जगह पे सीजनल वेजिटेबल बिना सॉल्ट के खाओ। सीजनिंग फूड या एक सॉल्ट मत ऐड करो, एक सीजनिंग सीजनिंग आती है वो थोड़े से मसाले जैसी, उसमें भी सॉल्ट होता है लेकिन उसका फ्लेवर बन जाता है। कम मात्रा में वो ऐड करो कि उसका फ्लेवर बन जाता है सीजनिंग का। सीजनिंग विद फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ठीक। तो ऐसी चीजें ऐड कर रहे हैं जो कि फ्रेश सैलेड की तरह हो, कच्ची, या सीजनिंग जो डलती है थोड़ा सा मसाले की तरह आती है, दैट कुड हेल्प इट बेटर, बट अवॉइड दी सॉल्ट एंड द प्रोसेस फूड। दिस विल प्रिवेंट डीएनए टेस्टिंग एंड डीएनए ट्रिगरिंग। डीएनए अगर स्विच ऑन हो गया, जेनेटिक स्विच ऑन हो गया, तो एपिजेनेटिक को काम करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बनस्पत इसके एपिजेनेटिक के ऊपर पहले ही काम करो। अगर ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, इसको बंद करो, एपिजेनेटिकली इसको ठीक करो। और ये हो गई है तो उसको रिकमेंड करो कि भाई साहब आप डीएनए टेस्टिंग करवाएं। और डीएनए टेस्टिंग कैसे होती है? आई डू इट, आई हैव अ सोर्स, वी आर सर्टिफाइड डीएनए न्यूट्रोजेनोमिक, सो हम करवा देंगे। यू कैन रेफर टू अस, वी विल हेल्प यू आउट। बट देन एज ए कोच, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि अगर ग्लूटेन लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कैफीन सॉल्ट सेंसिटिविटी लेवल है, टेस्ट में नहीं जा सकते, स्टॉप इट एंड देन सी द इम्पैक्ट. You will find lot of time things are improving as per requirement. ठीक है जी. तो ये था आज का सब्जेक्ट with respect to combination of some intolerance food and some habit and then some correction through the epigenetics. Right. So the subject is closed for today. Yes, now it's your turn. जी. How was this subject? And कुछ शिखा जी आपने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है. How you feel about? क्या सीखने को मिला, कुछ मिला या सब टाइम वेस्ट हुआ? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स सीखने को मिला। और सब्जेक्ट भी मेरे लिए ऐसे न्यू नहीं था, क्योंकि आई टोल्ड यू कि मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम है ग्लूटेन इंटॉलरेंस की। तो मेरे को कुछ आइडिया तो है इस बारे में। पर मैं एक चीज़ जो आपसे मेरे को नई समझने को मिली वो ये थी कि जब लाइक यू आर सेइंग कि डीएनए ट्रिगर करता है, तो वो कब ट्रिगर करता है और वो कैसे पता चले कि ट्रिगर हुआ? क्योंकि उनके पर्टिकुलर केस में तो सिम्पटम्स आए, मतलब हो गया होगा 30-35 ईयर्स बिफोर। तो उनको सिम्पटम्स आए कि इंडाइजेशन हुआ, वोमिटिंग हो रही है, खाना पच ही नहीं रहा। और फिर एम्स में टेस्ट कराया तो पता चला पे बैक की, तब तो ये कुछ होता नहीं था, ऐसा कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि ग्लूटेन एलर्जी होती है या इंटॉलरेंस होती है। तो उनको फिर आइडेंटिफाई, और अभी भी सीन ये है उनका कि वो अगर खा लेती हैं कुछ भी, गेहूं का गलती से भी खा लेती हैं, तो फिर उनको स्टमक एक और ये इंडाइजेशन। ट्रिगर है. दिस हाँ। इज द ट्रिगर. तो बट जब ये ट्रिगर होगा तो आप थोड़ा सा भी खाओगे आपको हजम नहीं होगा, आपको एकदम प्रॉब्लम होगी. दिस इज द ट्रिगर. कई लोगों को आपने देखा नींबू को जरा सा भी ले लेते हैं, सेंसिटिविटी लेवल इतना हाई है, इनको प्रॉब्लम हो जाती है. खट्टे में हल्का सा खट्टा लिया. पर इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. इसका पहला ट्रीटमेंट तो है एपिजेनेटिक्स की अप्रोच. अब वो क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच गए कि ये ऑलरेडी ट्रिगर हो गया. दूसरा इसका ट्रीटमेंट है जो हम बात करते हैं 2 AM और 2 IgC, जो मैंने पहले वाले सब्जेक्ट में सिखाया था. 2 AM 2 IgC, आई विल टॉक अबाउट इट. आप याद रखना 2 AM और 2 IgC क्या होता है, एंड दैट आई विल टॉक ऑन द नेक्स्ट क्लास. 2 AM एंड 2 IgC आप लिख के रख लो चाहिए तो. 2 AM एंड 2 2 HC। IgC 2 IgC. सर पीडीएफ मिलेगी? बढ़िया क्वेश्चन है ये. अभी जो पीडीएफ है, क्या पीडीएफ दूं मैं इसका? इंटॉलरेंस का पीडीएफ, इंटॉलरेंस ऑफ नहीं, ग्लूटेन, टोटल जो कोर्स आप कराएंगे। कुछ चीजों का पीडीएफ तो मैंने बनाया है, वो मैं आपको देता हूँ. जैसे मैं आपको आज कल सुबह आपको ये इंटॉलरेंस का मिल जाएगा, ये मेरे पास रहेगा, कल सुबह ही मिल जाएगा ये ग्रेट आपको. ग्रेट सर, कितने टाइम ग्रेट का ग्रेट। कोर्स है आपका? क्या कह रहे हो? कितने टाइम का कोर्स है? ड्यूरेशन क्या है इसकी कोर्स की? आई थिंक 3 महीने का कोर्स है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार. शायद 3 महीने का कोर्स है. आई थिंक इसमें 25 से 30 क्लासेस हैं. ठीक है. एंड हाँ यही है. एंड मंडे को करेंगे एक, आज हमने किया जैसे, और एक दूसरी क्लास होगी जो अभी भी शायद डिसाइड नहीं किया टीम ने. एंड that's how it is. And for the very new participant, the course fees is 15,000, and those who are already existing academy member, the course fee is 11,000. इसका Can we pay कोर्स डिटेल मिल जाएगा आपसे? What all सब things course you will detail? cover? Course detail I can put it on screen. ये मेरे पास अभी भी है. Wait. आप प्लीज अगर आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, कि मैंने ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया था। Wait. Let me put it on screen. ये course detail है. हम इसमें फंक्शनल मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे. फंक्शनल मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हील दी बॉडी, क्योंकि फंक्शनल मेडिसिन के माध्यम से हमें मिलता है बायोमार्कर. जब आप कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें ब्लड के बायोमार्कर बहुत सारे आते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि इनकी वैल्यूज क्या है, क्या कह रहे हैं ये. तो ये ब्लड बायोमार्कर स्पीक्स, इसको हम समझेंगे फंक्शनल मेडिसिन के उससे. एंड दिस विल हेल्प अस टू एड्रेस क्रॉनिक डिजीज. राइट. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी समझना बहुत जरूरी है. ये हमने पहले क्लास में भी समझी थी, फिर से समझेंगे. लेट फूड बी दी मेडिसिन की फिलॉसफी मैंने अभी ये करवाई है आज इसकी. तो
डाइटरी पैटर्न, न्यूट्रिशन, डाइट्स कैसे हुआ, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, वेरियस स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन नीड्स आर वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ, साइंटिफिक वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर डिजीज प्रिवेंशन, जिसको एपिजेनेटिक की मैंने बात करी। इसके अंदर हमें आज 4 ही चीजों पे देखा, और चीजों पे देखेंगे एपिजेनेटिक कैसे काम करेगा करता है। डीएनए द एसेंस ऑफ लाइफ विच कैनॉट बी चेंज, आरएनए जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल होता है, ये हम एपिजेनेटिक्स के माध्यम से इसमें बदलाव लाते हैं। आरएनए, डीएनए नहीं होता चेंज। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, ग्लूटेन पे हमने आज बात की, सेरेलिक डिजीज पे हमने बात करी, कैफीन पे बात करी हमने। न्यूट्रिजोनॉमिक्स काउंसलिंग कैसे करनी है, मतलब कि कोचिंग कैसे देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोचिंग कैसे देनी है। समझ, चीजें तो बहुत सारी पता होती है, देनी कैसे है। फैक्टर्स पे हमने आज बात करी, एपिजेनेटिक्स पे आज हमने थोड़ी बात करी। हेरिडिटी एंड एपिजेनेटिक्स में क्या फर्क है, ये कैसे काम करता है, इस पे आज हमने बात नहीं करी, इसको हम समझेंगे। एपिजेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे हमने बात नहीं करी। एपिजेनेटिक एक्सरसाइज, हर व्यक्ति की एक्सरसाइज रिजीम अलग है, कैसे पता चलता है ये बात, इस पे बात करेंगे। माइंड बॉडी इंटरवेंशन, जीन एक्सप्रेशन, गट माइक्रोबायोम, जीन एक्सप्रेशन, बायोलॉजिकल क्लॉक, जीन एक्सप्रेशन, एडिक्शन मैनेजमेंट थ्रू एपिजेनेटिक्स, द फ्यूचर ऑफ एपिजेनेटिक्स। ये हो गया हमारे इसमें डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट स्लाइड्स वगैरह सारी, मतलब खाने का न्यूट्रिशन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, एपिजेनेटिक्स हो गया। नाउ द डाइट, डायबिटिक्स, डायबिटीज को समझेंगे, डायबिटीज के डिफरेंट डिफरेंट इंसुलिन समझेंगे, लीवर मसल्स, पूरा इंसुलिन डायबिटीज के वो पूरा चैप्टर है। ठीक, बहुत सारी चीजें डायबिटीज में कौन से टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, वो सब चीजें। ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन डाइट मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बात आज हमने करी थी पर डिटेल पे बात करेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली कोच वाले को तो काम यही है, डाइट बताना। डाइट बनाना नहीं है, डाइट की विंडो देना है। तो हम विंडो देंगे, जैसे प्लेटर देंगे, बुफे लगा हुआ, चूज योर फूड, इस तरह से। ये डाइट मैनेजमेंट अगेन आया। इसके अलावा जब हम बात, यहाँ पे हमने एक बड़े छोटे से वर्ड में बोल दिया, यहाँ पे ये कहाँ गया, आई शो यू, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, ये करेक्ट ऑफ द पॉइंट है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अगर आपको समझ में आया तो यू कैन हील द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा कुछ हाथ और पैरों पे कैसे मालिश करें, थोड़ा सा कैसे रब करें, सो दैट इट ईज आउट दी प्रॉब्लम। सो हाथ और हाथ की स्किन और पैरों का तलवा आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ईजिंग आउट ऑफ दी डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। इसके ऊपर बात करेंगे। इट डजंट मीन कि आपको करना, आपको बताना, मैं आपको बताऊंगा तो आपको अपने कस्टमर को या क्लाइंट को उसको भी बताना पड़ेगा कि हाउ टू डू दिस एक्टिविटी टू ईज आउट योर प्रॉब्लम। रिफ्लेक्सोलॉजी भी यही काम करती है। रिफ्लेक्सोलॉजी यही काम करती है, बट रिफ्लेक्सोलॉजी बहुत डिटेल में है, होता है। दैट द रिफ्लेक्सोलॉजी डिटेलिंग इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट, बट यस आई डू रिफ्लेक्सोलॉजी आल्सो। ठीक है, कभी इसको अलग से करेंगे, रिफ्लेक्सोलॉजी बहुत डिटेल है, वो अलग से करेंगे किसी में, क्योंकि रिफ्लेक्सोलॉजी में हाथ पैर के अलावा फेस भी आता है और ईयर्स भी आते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस। ठीक, तो ये आएगा। यस, इसी स्लाइड के अंदर हमारा कोर्स डिटेल भी था, 3 महीने का है, 25 से 30 क्लास करेंगे। मंडे तो आज 9 बजे है, वेडनेसडे लिखा है, विल डिसाइड इट दिस। एंड द सर्टिफिकेशन इज कॉल्ड हेल्थ एंड फिटनेस कोच प्रोग्राम। Health and fitness coach है, this is a coach program. Your certificate will be a coach certificate, and this certificate is a MSME registered certificate, because we are a MSME registered institution, and Jio Darpan is registered institution and ISO registered institution. So आपके coach certificate पे ये printed होगा. So it is new participant 11th of 15,000 and 11,000 for existing participant. This is how the course is all about. Yes. So ये मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे दिखाया, बट ये बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं, डिटेलिंग में बहुत ज्यादा होगा। जैसे अभी मैंने एक टॉपिक बोला आपको, लैक्टोज बोला, वहां तो एक लैक्टोज वर्ड लिख दिया, बट डिटेलिंग इसके अंदर बहुत है, राइट। तो इफ आई स्टार्ट राइटिंग डिटेलिंग तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो पूरा एक दिन की क्लास हो सकती है, मे बी मोर। हाँ, सो दिस इज दी
ब्रॉड वेज और 6 पिलर्स ऑफ लाइफ, पूरे सिस्टम को रोटेट करने का, चलाने का 6 पिलर हैं। अगर हमने 6 पिलर में जो आपने बोला इमोशंस इज वन ऑफ द पिलर, बट 5 पिलर जो पूरी बॉडी को सराउंड करते हैं, पूरे जीवन की सराउंडिंग है, उन 5 पिलर कौन से है, उस पर कैसे काम कर रहा है, उस पर बात करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग के अंदर हमारे को अपने आप में जितनी नॉलेज चाहिए वो 10 टाइम्स ज्यादा चाहिए सामने वाले को बताने से। एंड इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग आई नीड 10 टाइम्स मोर देन व्हाट आई एम टेलिंग टुडे। course. ठीक है। सो आपको इन तरह बताने का नहीं है, लेकिन आपको बताते समय पता होने का कि कैसे करना है। In So depth you knowledge can, होगा तभी शेयर कर पाएंगे ना। then it comes with the confidence, Yeah. अदरवाइज जुगाड़ होगा। True. राइट। तो इसमें बात करें बायोमार्क का साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सीआरपी। सीआरपी इज ए इंडिकेशन ऑफ, सीआरपी इज इक्वल टू सी रिएक्टिव प्रोटीन, एंड दिस इज ए इंडिकेशन ऑफ हाई इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लामेशन। एक व्यक्ति में एक्यूट इन्फ्लामेशन है, एंड दिस एक्यूट इन्फ्लामेशन कैन कॉज कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज। सीआरपी लिखा आता है एज ए बायोमार्कर। अगर सीआरपी की वैल्यू ज्यादा है तो इन्फ्लामेशन लेवल ज्यादा है। अभी आपको कैसे पता चलेगा इन्फ्लामेशन ज्यादा है? आपको तो दिख नहीं रहा ना, आपने बोला भैया आपका इन्फ्लामेशन, कहेगा भाई कहाँ लिखा ब्लड रिपोर्ट में? सीआरपी इज एन इंडिकेटर। अभी ईएसआर बढ़ा हुआ आया, ईएसआर इज इंडिकेटर ऑफ हाई इन्फ्लामेशन। तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ हाई इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। तो आप उसको बोलोगे कि भाई ये बायोमार्कर दिखा रहा है, बताने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको दिखेगा तो आप बोलोगे भाई साहब इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, इसको कम करना है ना? तो उसका एंजाइटी लेवल, घबराहट लेवल कम होगा। एक महिला के अंदर महिला बोलेगी जी मेरे को ना अकेले में घबराहट बहुत होती है। अकेले में क्या भूत थोड़ी आ जाएगा? प्रॉब्लम क्या है? उसका इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, उसकी एंजाइटी बढ़ी हुई है, रिड्यूस इट, तो महिला को अच्छा लगेगा। मेक सेंस? Yeah. That's how we need to understand, and that if we understand, we are able to coach the people, right? And then your name will be as a health and wellness coach, right? Health and wellness coach, Shika Sharma. Yeah. Sounds good. Sounds good. तो इस प्रकार से we will learn the biomarkers. Biomarkers are very important. हमें ब्लड रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए, ब्लड रिपोर्ट के पैरामीटर्स पढ़ने आने चाहिए। अगर हमें ब्लड रिपोर्ट के पैरामीटर्स पढ़ने नहीं आएंगे, हम ट्रीटमेंट नहीं कर दे पाएंगे। एंड वी आर वर्किंग ऑन ए लाइव बॉडी। ठीक, we should know much more than what we are giving to the person. This is where we do it. And coach is a responsible activity. So when we are training you for a coach program, it's a responsible part. I tell you, coach program cost very high. मैंने जब coach program किया था, my expenses what I offer you today, उसके 10 times से ज्यादा थे। So if I am offering you 15,000, so my expenses are more than 10 times what I am offering when I did the coach. राइट। सो इस जो तरीके से करते हैं, करवाते हैं, इट्स एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी। कौन से फाइटोन्यूट्रिशन, किस प्रकार से फाइटोन्यूट्रिशन लेनी चाहिए, किस प्रकार से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, विच हेल्प्स यू, विच गाइड यू, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक सप्लीमेंट का बायो अवेलेबिलिटी कितनी है उसके अंदर? अगर सप्लीमेंट की बायो अवेलेबिलिटी नहीं है, सप्लीमेंट बेकार है। अभी बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी को चेक कैसे करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि सप्लीमेंट तो दुनिया भर के बाजार में आते हैं, मार्केट इज फ्लडेड ऑफ सप्लीमेंट्स। अगर उसकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं है तो बॉडी के अंदर लगेगा नहीं, वो बेकार है। अगर उस सप्लीमेंट के अंदर फाइटो न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, जूस निकाला हुआ है, तो बेकार है।
दिस ऑल एन कोच टू अंडरस्टैंड। इन छोटे छोटी चीजों पे, बहुत चीजों पे बात करते रहेंगे हम बीच बीच में। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन जसवीर जी? आज आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, शांत बैठे हो आज आप, कैसे? आज हेडेक हो रही है सर, हेडेक हो रही है? क्यों होने लगी है? अपनी आंखों पे ना ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा दबाए। अच्छा, देन डू इट ऑन योर ईयर्स। ऐसे लें, 2 फिंगर से ऐसे ऊपर चढ़ाए, ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे मतलब 2 फिंगर, ये 2 फिंगर, ठीक है? या तो ये 2 ले, इस दोनों को ऊपर ले आके ऐसे मिलाए दोनों कान पे, ठीक है? जहां पे टिप है, इसकी टिप से नीचे से, इसकी टिप के नीचे से, या तो ऐसे लें या ऐसे लें, इधर वे यू एबल टू डू इट, बट गोएगा जाएगा ऊपर सराउंडिंग में और इसके साथ मिलेगा ऐसे। थोड़ा सा दबाएं, जिस पॉइंट पे दर्द नजर आए इशू है, दैट इज द इशू, एंड जहां दर्द है वही इशू है। थैंक यू। ठीक है, राइट जी? तो हम आगे ऐसे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एंड शिखा जी, आपने एनरोल कर लिया होगा आई बिलीव, नहीं किया तो गेट इट एनरोलमेंट, हाँ टीम को मैं बोल कर के एक बार कल करवा लीजिएगा। एंड दीपा जी की बत्ती नहीं चली, राइट? सो नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि आई थिंक नेक्स्ट सैटरडे संडे तो नहीं होगा, मैंने पहले ही भी बोला था, शायद कल एस्ट्रोलॉजी के लिए बोला था मैंने, नहीं होगा। वी विल डू इट ऑन नेक्स्ट मंडे, बट देयर आफ्टर वी विल फाइंड अ सेकंड डे आल्सो, एंड फिर हम 2 दिन करेंगे, विल फाइंड सेकंड डे आल्सो नेक्स्ट मंडे, बट अभी क्लास नेक्स्ट संडे होगा, उसके बाद हम 2 दिन करेंगे फिर। ठीक है जी? तो तब तक के लिए राहत आप सबको, एंड नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार सर, थैंक यू। शुभ रात्रि, थैंक यू। शुभ रात्रि।